हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी, जिसके माध्यम से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की एक बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज या कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस एंड हैलोजेंस। इसमें आपने इन फिजिकल प्रॉपर्टियों को पढ़ा था, जिसको मैंने एक शॉर्ट टर्म में लिख करके ले आया है, बोर्ड पे ले आया हूं मैं एक शॉर्ट टर्म में। पहला था बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी बीपी जो होता है या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा था ऑर्थोआइसोमर, मेटाआइसोमर और पैराआइसोमर्स में एलीन्स में। तो ऑर्थोआइसोमर्स और मेटाआइसोमर्स का सेम होता है, लेकिन पैराआइसोमर्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, या नियरली सेम कह देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कह दिया जाए तो पैराआइसोमर्स का थोड़ा ज्यादा होता है। ड्यू टू बताया गया था आपको, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ आयन, यानी जो आयन का रिपल्सन होता है उसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है पैराआइसोमर्स। या सिमेट्रिक बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक पोजीशन आ जाती है, इसमें सिमेट्री पाई जाती है पैरा पोजीशन में, पैरा वाले में, इस कारण इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उसके बाद डेंसिटी बताई गई थी, ये भी मॉलिक्यूलर मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी बताई गई थी। तो सॉल्युबिलिटी में ये बताया गया था कि एल्किल हाइड्राइड्स में जो होता है वो जल और एल्किल हाइड्राइड्स के बीच में वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स मिलता है या वंडरवाल बॉन्ड मिलता है, और जल के अणु के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो स्ट्रेंथ सॉल्युबिलिटी की किसकी ज्यादा होती है? हाइड्रोजन बांधने की, इसीलिए वंडरवाल बल उसमें पाया जाता है। इसीलिए एल्किल हाइड्राइड्स जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में जो है वो लेस सॉल्युबल होते हैं। आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है? तो आज पढ़ने वाले हैं इंपोर्टेंट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन गैस, जिसमें हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी में कल मैंने फ्लो चार्ट बनवा दिया था कि क्या क्या पढ़ना है। तो कल उसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन और उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल, ये 3 रिएक्शन आपको पढ़ने थे। इसका मैंने बता दिया था कि इसमें 3 रिएक्शन पढ़ना। अब इसमें हम स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहले स्टार्ट करेंगे। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 प्रकार की होती है, SN2, SN1 और SNI, या SN1, SN2, SNI। आप कर्म कुछ भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा SN2, उसके बाद SN1 और SNI का आपके सिलेबस की बात नहीं है। SNI आपके लिए नहीं है, तो इसलिए SNI को नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, अगर कहीं एग्जाम्पल आता है SNI को तो बता दिया जाएगा कि इसमें SNI मैग्नीशियम हो रही है, ये SNI मैग्नीशियम के थ्रू रिएक्शन हो रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को अपने। हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR जिसको बोलते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अभी क्या होता है इसको बताया जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या आप पहले देख लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसको देख लीजिए। हेडिंग आपकी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको शॉर्टकट में बोलेंगे NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें आप एल्किल हैलाइड्स में अगर पढ़ेंगे तो एल्किल हैलाइड्स में जब न्यूक्लियोफाइल का मतलब यह है कि ऐसी स्पीसीज हो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी पाई जाती है, ऐसी स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी पाई जाएगी उस पर नेगेटिव आयन मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को हम जो है
वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर लगा करके दिखाते हैं। और जो भी ग्रुप या जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ऐसे एटम, ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल आपका अटैकिंग एजेंट होगा। क्या होगा? अटैकिंग एजेंट होगा न्यूक्लियोफाइल। अब वो जो अटैकिंग एजेंट होगा न्यूक्लियोफाइल वह क्या करेगा, जो एल्किल हैलाइड्स में लिविंग ग्रुप होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि नाम लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है हटा देना, और न्यूक्लियोफिलिक है इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो जो एल्किल हैलाइड्स में लिविंग ग्रुप होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे एल्किल हैलाइड्स आप लिख लीजिए, ये आपका एल्किल हैलाइड्स है RX, न्यूक्लियोफाइल को मैं लिख देता हूं NU। आप न्यूक्लियोफाइल क्या होती है इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या, या लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। यहाँ NU माइनस लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इसको पहले नोट कर लीजिए। लिखेंगे ए मॉलिक्यूल आर substance that has tendency of donate electron, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ऐसी जो चीज होगी उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। या ऐसे भी कह सकते हैं आर रिएक्ट इलेक्ट्रॉन पुअर साइड्स such as protons, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या ये सिंपल ही है, ए मॉलिक्यूल और ए सब्सटेंस, यानी एक परमाणु अथवा एक पदार्थ या एक ऑर्गेनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस से लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दान करता है इसलिए इस पे माइनस आता है। तो न्यूक्लियोफाइल जहां NU माइनस लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसका मतलब वह क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी है, वह जो एटम है या वह जो स्पीशीज है वह एक एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये वह जो है न्यूक्लियोफाइल है, हम उसको NU माइनस से। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक है इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक है। अब ये क्या करेगा? ये सब्स्टिट्यूट करेगा। ये क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट किसको? लिविंग ग्रुप को। लिविंग ग्रुप कौन है? X जो है वो लिविंग ग्रुप है। तो X लिविंग ग्रुप को ये सब्स्टिट्यूट करके क्या बना देगा? RNU और प्लस X, ये आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल ये है, ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या किया है? इस X को, यानी जो हाइलाइट में एल्किल हाइलाइट में जो हाइड्रोजन था उसको क्या कर दिया है? सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है आप उसकी परिभाषा लिख लेंगे। कहेंगे जब जो है कोई न्यूक्लियोफाइल किसी एल्किल हाइलाइट से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो इस प्रकार हमें एक न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट मिलता है, एक न्यूक्लियोफिलिक उत्पाद मिलता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सहित उत्पाद मिलता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए
ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है इसको नोट करिए। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है समझ गए। जैसे अब न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल भी नोट कर सकते हैं। जैसे H2O में आप देखते हैं कि H+ और OH- ये टूटता है H+ और OH- में। तो OH- जो मिला ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली ग्रुप है। तो इसका OH- जो है ये आपका क्या है, ये जो है आपका वह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, कार्य कर सकता है। जैसे और भी लिख सकते हैं NaOH में OH- ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ऐसे जिसमें भी मिलेगा, जो भी स्पीसीज जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगी, जिस स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होगी, उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आपको बताया गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3, यानी 3 टाइप्स के मिलेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट है आपका SN1। क्या है, SN1। और सेकंड है SN2 एंड थर्ड है SNI। तो SN1, SN2 और SNI। अब इनका पूरा नाम देख लीजिए कि SN1, SN2 और SNI का पूरा नाम क्या है। तो आप इसका पूरा नाम जरूर लिख लीजिएगा। SN1 का पूरा नाम है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी ये क्यों पढ़ा, ये भी बताया जाएगा कि यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला जाता है। यूनिमॉलिक्यूलर अभी याद रखिएगा अभी के लिए, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, मैं इसको NSR लिख देता हूँ, NSR, यूनिमॉलिक्यूलर NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि NSR लिख सकता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर NSR। और इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल मॉलिक्यूलर SR। ठीक है, तो इसको इंटरनल बोल देंगे, इंटरनल NSR। ठीक है, यानी कि इसका नाम होगा, हिंदी लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हिंदी होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हिंदी बोलेंगे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलेंगे अंतःअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अंतःअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये 3 प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और इसमें हमको पढ़ना कौन कौन सी है, SN1 पढ़ना है और SN2 पढ़ना है। SNI का अगर कोई एग्जाम्पल मिलेगा तो बताया जाएगा कि SNI का एग्जाम्पल है। आप इसके मैकेनिज्म को और इसके डिटेल्स को नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों रिएक्शन आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले SN2 रिएक्शन पढ़ूंगा, मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि SN2 रिएक्शन क्या होती है, दूसरा ये बताऊंगा कि SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, तीसरा ये बताऊंगा कि SN2 रिएक्शन के फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, चौथा ये बताऊंगा कि SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है SN2 रिएक्शन की, ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, हालांकि स्टीरियोकेमिस्ट्री ये जो है बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री से, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसीलिए SN2 और SN1 दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बताई गई। ठीक है, तो 3-4 चीजें और इससे याद रखिएगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि SN2 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन जो है ये कब हो सकती है, इसकी कंडीशन क्या है, दूसरा इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, तीसरा हम कैसे पहचानेंगे कि ये SN1 है या SN2। और भी आगे इसमें कुछ पॉइंट मिलेगा तो आपको बताया जाएगा कि ये रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखें। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि ये रिएक्शन जो भी दोनों मिलेगी आपको SN1 और SN2, ये वेरी इंपॉर्टेंट होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यह जो है एनसीईआरटी में आपको दी हुई है। ठीक है, SN1 भी दी हुई है और SN2 भी दी हुई है। ठीक,
तो आप इसको नोट कर लीजिए कि SN2 ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 प्रकार की होती है, SN1, SN2 और SNI। इसी तरह एलिमिनेशन भी आपको 2 मिलेगी, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक में E1 E2 होता है और E1 CD होता है, जिसमें आप यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, बाइमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि ये NSR है ना, तो एक और होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होती है। अभी आपकी बात नहीं है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी बात है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपके सिलेबस में यही है। अब देखिए, सबसे पहले शुरू किया जाएगा SN2 रिएक्शन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि SN2 रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, सुनो लगे होंगे। अब देखिए SN2 रिएक्शन क्या होती है। देखिएगा हम कैसे बताएंगे, कैसे पहचानेंगे SN2 रिएक्शन। यहाँ आपको पूरा एकदम बेसिक से बिल्कुल रिएक्शन को रटने का तरीका नहीं बताया जाएगा, बल्कि ये बताया जाएगा कि रिएक्शन होती कैसे है, विद मैकेनिज्म, क्रिया विधि के साथ। जब आप रिएक्शन की क्रिया विधि पढ़ेंगे तो 10 बार मैं बता चुका हूँ कि आपको रिएक्शन बिल्कुल जैसे 2 2 4 जोड़ना आसान लगता है, वैसे रिएक्शन भी आपको क्या लगेगा, आसान है। ठीक है, देखिए तो आपकी पहला इस बार हेडिंग होगी, आपकी पहली हेडिंग होगी इस बार SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, अब देखिएगा SN2 रिएक्शन क्या होती है, इसको देखिएगा ध्यान से। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले मैं रिएक्शन को एक लिख लेता हूं, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को बताता हूं। आप जानते हैं कि एल्किल हैलाइड्स की ये आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो आप एक एल्किल हैलाइड लीजिए, जैसे मैंने ले लिया H3CBr और इसकी रिएक्शन मैंने किसी जो है न्यूक्लियोफाइल से करा दी। सपोज कर लो मैंने ले लिया OH-, इसके साथ करा दी। ये OH- न्यूक्लियोफाइल है, आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब होगी, मान लो कि ये आपकी SN2 रिएक्शन हो रही है, क्योंकि SN2 पढ़ रहे हैं तो SN2 रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बन जाएगा H3COH और प्लस Br। अब यहाँ Br क्या है, ये लिविंग ग्रुप है, OH क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और आपका ये क्या मिल गया, ये आपका मिल गया प्रोडक्ट, क्या मिल गया, प्रोडक्ट, एल्कोहल मिला, प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल मिला। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए, इसकी मैकेनिज्म आप कैसे बताएंगे, क्या इसकी मैकेनिज्म रिएक्शन कैसे होती है। तो मैकेनिज्म ये आप जरूर ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है मैकेनिज्म, यानी क्रिया विधि, रिएक्शन कैसे हो। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज कर लो कि ये आपका है कोई भी एल्किल हैलाइड, तो आप जानते हैं कि एल्किल हैलाइड्स में Br यानी हाइड्रोजन जो होता है, अगर Br लिखा है तो ये आंशिक नेगेटिव होगा, और कार्बन जो होता है वो आंशिक पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है, आंशिक पॉजिटिव होता है। तो अगर ये आंशिक पॉजिटिव है और ये आंशिक नेगेटिव है, तो इस पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, तो क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये धीरे धीरे निकलता रहेगा, ये क्या होगा, निकलता रहेगा, और जैसे जैसे ये निकलेगा वैसे वैसे ये जो है इसके फ्रंट से नहीं जुड़ेगा, ये फ्रंट से इसके अटैक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि फ्रंट पर भी क्या है, नेगेटिव स्पीसीज है और ये भी नेगेटिव है, ये दोनों क्या कर देंगे, रिपल कर देंगे। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, ये रिपल कर देगा। यह जो है बैक साइड से अटैक करेगा, कहां से, बैक साइड से। अगर आप फ्रंट साइड से अटैक करवाएंगे तो ये रिपल कर देगा, ये अटैक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम स्पीसीज है, तो ये रिपल कर देगा। इसलिए हम जो है इसका अटैक कराएंगे कार्बन पर, कहां से, बैक साइड से। कहां से, बैक साइड से। जब मैं इसका बैक साइड से अटैक करवाऊंगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। अब वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, देखिएगा ध्यान से, वो ट्रांजिशन स्टेट क्या आएगी। तो एक तरफ से ये HO पीछे से जुड़ता रहेगा, ये HO जो है वो पीछे से क्या होगा, ये नेगेटिव स्पीसीज है, ये जुड़ती रहेगी, और ये कार्बन से जो Br है, Br ये भी निकलता रहेगा, ये क्या होगा, निकलता रहेगा। तो ये इस तरीके से ये आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी।
बीच में एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिल सकती है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जो है बहुत कम समय के लिए होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होगी और ये हाईली एनर्जेटिक भी होगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा इसके पास होगी। तो इसलिए लिख सकते हैं ये जो आपको मिली है ये क्या है? हाईली एनर्जेटिक है, हाईली एनर्जेटिक है और ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये तुरंत जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए ये Br जो है पूरा निकल जाएगा और HO इससे परमानेंट जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? देखिए कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, HOC और यहां से मिला आपको ये और Br निकल गया। ठीक है, Br क्या हुआ? ये निकल गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो? ये आपका हो गया प्रोडक्ट। क्या हो गया? प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस रिएक्शन से संबंधित कुछ चीजें याद करना है। सबसे पहले देखना है, याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख करके भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि ये रिएक्शन जो हो रही है, एसेंट्रिक रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यानी डायरेक्ट ये स्पीसीज जो मिली है, ये जो अटैक वाला है, ये डायरेक्ट इससे ये मिल सकता है। ये जो बीच में ट्रांजिशन स्टेट आई है, ये बहुत कम समय के लिए होती है, आप पता नहीं पाएंगे कि ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। कौन सी स्टेप होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, रिएक्शन को मैं RxN शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन पढ़िएगा, RxN रिएक्शन। ठीक है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। दूसरी इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन सा आ रहा है? रेट का मतलब क्या होता है? दर। तो दर में कौन कौन सा आ रहा है? दर कौन? यही जो स्टेप है इसका, यही स्टेप एक ही स्टेप है, तो यही स्टेप इसका क्या करेगा? रेट को डिटरमाइन करेगा। यही आपका क्या है? RDS है। यही क्या है? RDS है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। यही आपका RDS है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो इसमें जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसकी किसकी? एक तो आपको एल्किल हैलाइड्स मिलेगा, इसके पावर 1, और एक मिलेगा क्या? न्यूक्लियोफाइल, इसके पावर 1। अब न्यूक्लियोफाइल में कुछ भी मिल जाए। तो अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर 2 हुआ तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी? 2। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया SN2। 2 क्यों लिखा गया? समझ गए? 2 इसलिए लिखा गया क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ऑर्डर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और SN1 में आप ऑर्डर देखेंगे तो 1 आएगा, वहां भी बताऊंगा अभी मैं। तो इसका ऑर्डर 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 और सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। दूसरी बात यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करती है वो एल्किल हैलाइड्स और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तीसरी बात आप ये देख रहे होंगे कि जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप ये है आपका Br। ये लिविंग ग्रुप निकल रहा है फ्रंट साइड से, देख रहे हैं? फ्रंट साइड से निकल रहा है। और जो एडिंग ग्रुप है, जो ऐड हो रहा है, यानी जो अटैक करने वाला है, वो बैक साइड से हो रहा है। अटैक कहां से हो रहा है? बैक साइड से हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है भाई? कि सामने से ना होकर के बिल्कुल पीछे से अटैक हो, और स्पीसीज कहां से निकल रही हो? आगे से। तो Br जो है लिविंग ग्रुप है, ये आगे से निकल रहा है, लेकिन अटैक कहां से हो रहा है? पीछे से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है। और इन्वर्जन किसका हो रहा है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी जो है यहाँ पर विन्यास का क्या हो रहा है? विन्यास का प्रतिबंध हो रहा है। अगर विन्यास जो है, मान लीजिए किसी का विन्यास बोर्ड के तल में है तो वो बोर्ड से ऊपर आ सकता है, बोर्ड के अंदर जा सकता है। अगर बोर्ड के अंदर है तो बोर्ड के ऊपर आ सकता है। जैसे अगर कोई बोर्ड के अंदर तल किसी का है तो वो ऐसे आ सकता है, बोर्ड के तल में तो वो बोर्ड के ऊपर आ सकता है। तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, यह प्रोसेस कैसा हो रहा है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है। देख रहे हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है कि नहीं? यानी विन्यास का प्रतिबंध है कि नहीं है? क्योंकि हाइलाइट जो है वो आगे से निकल रहा है,
और प्रोडक्ट जो मिल रहा है, जो OH जो जुड़ रहा है, वो कहाँ जुड़ रहा है, पीछे से जुड़ रहा है। ये देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है ये आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको समझाया जाएगा अभी पूरा डिटेल्स, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का प्रतीपन, विन्यास का प्रतीपन। और इस विन्यास का प्रतीपन जो है, विन्यास का प्रतीपन पता लगाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे वाल्डन। कौन थे, वाल्डन। इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम रखा गया वाल्डन प्रतीपन, वाल्डन इन्वर्जन। क्या नाम रखा गया, वाल्डन इन्वर्जन। इसलिए इस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोसेस हो रहा है इसमें, इससे ये हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। क्योंकि पता लगाने वाले साइंटिस्ट थे कौन, वाल्डन। कौन थे, वाल्डन। इसलिए इसको हम वाल्डन इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। तो आप जो है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी केवल ऐसे याद रखिए कि इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अभी मैं आगे जब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जब आएगी, ठीक है, तो उसमें आपको एग्जांपल दे करके दिखा दूंगा कि देखो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो अब ये SN2 रिएक्शन की पूरी डिटेल्स हो गई। आप सबसे पहले हिंदी में भी नोट कर लेंगे। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रिया विधि, और सिंगल स्टेप का मतलब ये है कि यह रिएक्शन जो है वह एक पद में पूरा होता है, एक पद रिएक्शन होता है। फर्स्ट केवल एक ही स्टेप पे पूरा हो जाता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक पद में पूरा हो जाता है। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन की जो दर है, रिएक्शन की दर वो डिपेंड होती है किस पे, निर्भर करती है किस पे, एल्किल हैलाइड की सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर। इसलिए इसका आर्डर, आर्डर मतलब इसकी कोटि, इसकी कोटि कितनी हो जाती है, 2। और मॉलिक्यूलरिटी मतलब होता है इसकी जो है आणविकता या परमाणुकता बोलते हैं, परमाणुकता। इसकी परमाणुकता भी क्या होती है, 2 होती है। तो परमाणुकता भी 2 होती है, और ये रिएक्शन की कोटि क्या होती है, 2 होती है। कोटि भी रिएक्शन की 2 होती है। और दूसरा ये यहाँ पर जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये है, यहाँ पर जो है विन्यास का प्रतिपल होता है, विन्यास उल्टा हो जाता है। अगर हाइलाइट्स आगे से जुड़ा है तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो पीछे से जुड़ा हुआ मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, विन्यास का प्रतिपल हो जाता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप SN2 रिएक्शन में देख करके लिख सकते हैं, रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ SN2 रिएक्शन में ये चीज हो रही है, ठीक है। आप इस चीज को नोट कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, SN2 रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे बताते हैं हम कि SN2 रिएक्शन में और आपको क्या पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन की पूरी हो गई, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें SN2 रिएक्शन में थोड़ी चीजें और बताता हूं कि आप SN2 रिएक्शन को कैसे, इसके आर्डर लिखेंगे, क्या आर्डर होगा इसका, ठीक है, रिएक्टिविटी का क्या आर्डर होगा और इसका क्या आगे क्वेश्चन बनने वाला है, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा कुछ पॉइंट इसमें मैं इरेज कर रहा हूँ और बाकी कुछ पॉइंट और रहने दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काम का पॉइंट है। चलिए देखिए, अब आपके पास एल्किल हैलाइड्स जो मिलते हैं, आपको एल्किल हैलाइड्स जो मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड्स जो मिलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी अगर देखें आप तो ऐसा दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अगर आप देखें तो ऐसा दिखेगा, ये आपका प्राइमरी है। लेकिन सेकेंडरी अगर देखें तो ये आपका सेकेंडरी हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी। और टर्सरी अगर देखें तो ये आपका हो गया टर्सरी, ये क्या हो गया, टर्सरी।
टर्सरी हो गया कि नहीं हो? तो अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर देखा जाए तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर सिकोटी बहुत लूज है, यहां पर सिकोटी लूज है, यहां पर डाका डाला जा सकता है, यहां पर डाका डाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देख रेख करने वाले बहुत कम है। जिस घर में देख रेख करने वाले कम होते हैं, जिस घर में सिक्योरिटी कम होती है, वहां डाका डालना आसान हो। समझ रहे ना? जहां पर आदमी या जो है उसमें रहने वाले लोग कम होंगे तो वहां पर आसानी से डाका डाल सकते, और जहां पर जिस घर में रहने वाले लोग ज्यादा होंगे वहां पर डाका डालना खतरा पड़ सकता है, वहां पर डाका डालना खतरा हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पर बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे, जैसे देखो यहाँ ग्रुप देखो, यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं था, यहाँ पर देखो एक ग्रुप आ गया, एक ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया? एक ग्रुप ये दो ग्रुप आ गए, और यहाँ देखो 1 2 3 ग्रुप आ गए। तो यहाँ जो 3 बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, यहाँ 2 ग्रुप लगा है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो यहाँ तो डाका आसानी से डाल सकते हैं, यहाँ थोड़ा और कम चांस है, यहाँ तो बहुत कम चांस होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बल्कि ग्रुप लगे होंगे, जितने बड़े बल्कि ग्रुप लगे होंगे, वैसे वैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की जो स्टेबिलिटी होगी, जो स्ट्रेंथ होगी न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की, वो कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जिसमें बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे हों उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इसका मतलब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? 1/* स्टेरिक हिंड्रेंस के, 1/* स्टेरिक हिंड्रेंस के, जिसमें बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे होंगे। जिस एल्किल हाइलाइड्स में, उस एल्किल हाइलाइड्स की रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, और जिसमें ग्रुप नहीं लगे होंगे उस एल्किल हाइलाइड्स की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, ये गरीब है, इसको लूट ले जाएंगे, और इसकी देखभाल करने वाला एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ बैठेगा, चांद देगा पकड़ के, ठीक है? तो ये दोनों पकड़ सकते हैं, और ये 1 2 3 तो बैठे हैं। चलो अटैक करने। यहाँ जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, एक तो यहाँ से पहले इससे निपटिए, इससे निपटने के बाद इससे निपटो, फिर इससे निपटने के बाद इससे निपटो, उसके बाद तब इस पर अटैक करो। क्योंकि अटैक कहाँ होता है भाई? जहां से हाइलाइट जुड़ा होता है उसी कार्बन से अटैक होता है। तो अटैक करने के लिए पहले इससे निपटो आकर के, उसके बाद इससे निपटना है, उसके बाद इससे निपटना है, तब उसके बाद अटैक करना है। और इस पर अटैक करने के लिए किसी से नहीं निपटना, बस खाली इसी कार्बन से निपट लो, इससे अटैक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अटैक हो सकता है आराम से। तो जितने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे होंगे उतने ही इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर बन सकता है, क्या बन सकता है? रिएक्टिविटी, ठीक है? रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हाइलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हाइलाइड। ये क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मेथिल होगा, CH3X होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड होगा। ये 1 डिग्री है ना जी, और ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। उसके बाद कौन होगा? 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड होगा, उसके बाद कौन होगा? 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड। तो ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बन जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब आपको जो है 4 ऑप्शन दे देगा एल्किल हाइलाइड्स में, और कहेगा अरेंज कीजिए किसके? SN2 मैग्नीशियम के हिसाब से, SN2 मैग्नीशियम के हिसाब से इसकी रिएक्टिविटी को अरेंज कीजिए। तो आप क्या करिएगा? अगर कोई मेथिल एल्किल हाइलाइड्स में है, मिथाइल हाइलाइड्स है, मिथाइल हाइलाइड्स है, तो वो सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे पहले वो होगा। उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। यानी 3 डिग्री जो एल्किल हाइलाइड्स होगा वो कम रिएक्टिव होगा। वजह बता दी गई, क्यों? क्योंकि इसमें बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है,
इस पर अटैक करना मुश्किल होगा, इस पर अटैक करना मुश्किल होगा, इस पर थोड़ा सा और कम मुश्किल होगा, इस पर तो कोई मुश्किल नहीं, ये 1 डिग्री। और इसके पहले अगर कोई अगर ऐसा आया तो ये आपका मिथाइल है, यहाँ तो कोई नहीं है भाई, तो कहीं आदमी है, उसे से केवल निपटना है, उससे निपटना कहाँ, उसी पे तो अटैक करना है, उसी पे तो अटैक करना है, उसे निपटना भी नहीं है, उसी पे अटैक करना है, यहाँ 1 पे से निपटना है, यहाँ 2 से निपटना है, यहाँ 3 से निपटना है, और तब उसके बाद अटैक करना है। तो इसीलिए स्टीयरिक हिंड्रेंस जहां ज्यादा होगी वहां रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 किसके, स्टीयरिक हिंड्रेंस के। स्टीयरिक हिंड्रेंस जो होता है वह इसके रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप देखिए ये हो गई SN2 रिएक्शन कंप्लीट, और आप रिएक्टिविटी भी याद रखिएगा, एल्किल हैलाइड्स की अदर आप रिएक्टिविटी भी याद रखिए, ठीक है। अभी मैं आगे बताता है इसको अभी, ठीक है, आगे एक बार और भी बताऊंगा, मैं तुरंत अभी बताने वाला हूँ, नोट कर लिए हैं, चलिए ठीक है। देखिए आगे ये इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN2 रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN2 रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, SN2 रिएक्शन को, SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप अगली हेडिंग बनाएंगे, दूसरी हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN2 रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, पहले हर एक पॉइंट को नोट कर ले कि किस किस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, उसके बाद मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। सबसे पहला है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स, जो अभी आपको मैं बताया हूं। नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स। दूसरा है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जितने अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो उतने जल्दी अटैक करके उतने ही जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा, तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। जो जो इसमें आया उसी पे आप जो है उसी को लिख दीजिए, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तीसरा है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, जब ये पॉइंट आएगा अभी। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। और चौथा है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई अटैक करने में तो तगड़ा हो चाहिए, मोटा दुबला पतला जाएगा, डर के खोजना लगाएगा, कपकपी हो जाएगी उसकी अगर उसके सामने एक मोटा आदमी आ गया। और अगर अटैक करने वाला, डाका डालने वाला मोटा तंदुरुस्त है, तगड़ा है, तो एक ठुक तो वो अकेले उठा के भाई फेंक देगा, वो अकेले एक को भाग सकता है अकेले। तो इसलिए अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल मजबूत होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये 4 पॉइंट पढ़ना आपको। नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो आपको मैं बता दिया हूं, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो अभी आपको बताया गया नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होगा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा अभी बताया गया आपको, बस खाली नोट करना है आपको कभी। रेट ऑफ रिएक्शन, ये आर एक्शन में आर एक्शन लिख रहा हूं शॉर्टकट रिएक्शन को, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 स्टीयरिक हिंड्रेंस के, 1 स्टीयरिक हिंड्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, इसी से क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है।
तो आप ऑर्डर कर लीजिए, ऑर्डर क्या करेगा आपको, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मिथाइल हाइड्राइड्स, उसके बाद 1 डिग्री हाइड्राइड्स, उसके बाद 2 डिग्री हाइड्राइड्स, उसके बाद अब जिसको डिग्री नहीं पहचानना आएगा ना वो तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि डिग्री पहचानना बहुत जरूरी है, और डिग्री पहचानना मैं लेक्चर नंबर 1 में नहीं बताया। तो जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे वो जरूर देखें। देखिए इसीलिए बताया था मैंने कि लेक्चर को आप सीरियल से देखिएगा, तभी आपको हर चीजें समझ में आएंगी। अगर बीच में देखेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, या तो उसके पहले की चीज आप पढ़े हो तब बीच वाला लेक्चर देखिए, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर पढ़े नहीं होंगे डायरेक्ट इसको आएंगे देखने ना तो सब उड़ जाएगा ऊपर ऊपर। नोट कर लीजिए इसको। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप जो है इस प्रकार, ये इस पर जो किस प्रकार डिपेंड करेगा उसको बता रहा हूं मैं, ये तो बताया हूं, समझाया हूं मैं, ठीक है, अभी लिख करके समझाया हूं। अभी इसका एग्जांपल भी करवा दे रहा हूं मैं, चलो एग्जांपल इसी समय कर देते हैं। जैसे देखो, मान लो एक एल्किल हाइड्राइड से मिला, ये है, ठीक है, उसके बाद दूसरा ऐसे मिला, दूसरा ये है, तीसरा ऐसे मिला, ऐसे मिला, और आपसे पूछा बताओ इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये आपका 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, उससे ज्यादा ये, उससे कम ये होगा, और सबसे कम ये, ठीक है, ये बन जाएगा ऑर्डर। और अगर कोई मिथाइल वाला होता तो मिथाइल वाला और कम हो जाता, जैसे ये वाला देखो CH3Cl, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री मान लो, ये 0 डिग्री है, हालांकि 0 डिग्री नहीं लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं, तो मिथाइल है, मिथाइल क्लोराइड, और ये 1 डिग्री क्लोराइड, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसका स्टेरिक हिंडेंस सबसे ज्यादा है, इसका स्टेरिक हिंडेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये दूसरी हेडिंग है। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए भाई, ये इसके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतने ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग एबिलिटी, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मैं, लिविंग एबिलिटी, लिविंग एबिलिटी। जैसे इसका आप काम देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन ना, तो ये फ्लोरीन वाला एल्किल हाइड्राइड सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो इस क्रम को याद रखिएगा, ये ऐसा लिखने वाला है, कुछ इसके लीजिएगा, ठीक है, ये इस तरह से लिखेगा। इसका मतलब ये है कि जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी मिली है आपको, जो लिविंग एबिलिटी मिली है, ठीक है, इस लिविंग एबिलिटी में आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक दे दीजिए। इसमें आपको ये याद रखना है जो वीक बेसिस होंगे, वीक बेसिस वो क्या होंगे, गुड लिविंग ग्रुप होंगे। तो इसलिए लिख सकते हैं हम यहाँ वीक बेसिस, weak bases are good living group. Weak bases are good living group.
जो दुर्बल अम्ल होंगे वो अच्छे निष्कासी समूह होंगे, वो अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे, वो जल्दी से निकल जाएंगे। नोट कर लीजिए, ये रेट ऑफ रिएक्शन बन गई इसकी, ठीक है, ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है। और ये मंत्र मिल गया आपको, इस मंत्र को फूंक देना है, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, बस 2 पॉइंट और बचा हुआ है, ठीक है, 2 हो गया आपका। इसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, यही थोड़ा सा इसमें इसी टाइम लगेगा, उसके बाद इसके बाद वाला पॉइंट तो बहुत छोटा है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का क्या है देखिएगा मैटर इसका, क्योंकि यहाँ मुझे सॉल्वेंट बताना पड़ेगा कि सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले सॉल्वेंट समझ लो। सॉल्वेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर, जो पोलर सॉल्वेंट होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और एक होता है नॉन पोलर, और मैग्नेटिक मोमेंट निकाला ही बताया हूं मैं, या डाइपोल मोमेंट भी बताया हूं, डाइपोल मोमेंट, तो जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा वो पोलर होगा। और नॉन पोलर का क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं। अब पोलर सॉल्वेंट जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें जो है जो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु जुड़ा हो, यानी उच्च जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु अगर किसी हाइड्रोजन से जुड़ता है तो ऐसा जो सॉल्वेंट आएगा वो क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन से अगर मान लो कि फ्लोरीन जुड़ा हो, किसी जुड़ा हो हाइड्रोजन से फ्लोरीन जुड़ा हो, ठीक है, या ऑक्सीजन जुड़ा हो या नाइट्रोजन जुड़ा हो, तो इनसे जो बना कंपाउंड होगा वो क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होगा, पोलर प्रोटिक। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैसे, जैसे शॉर्टकट बता दे रहा हूं मैं, इसका फुल नेम आप देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। डीएमएफ है, डीएमएफ, डीएमएस, डीएमएस, डीएमएसओ, डीएमएसओ और डीएमए, डीएमए, टीएचएफ, एसीटोन, ये सब क्या है आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, SN2 रिएक्शन जो होती है, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जो होती है वह किसको फेवर करती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को। SN2 रिएक्शन आर फेवर्स पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे वह SN2 मैकेनिज्म को देंगे, SN2 रिएक्शन देंगे। अगर कहीं किसी रिएक्शन में आपको एक कंपाउंड मिलते हैं, DMF मिलता है डाइमिथाइल फ्लोराइड, या DMS मिलता है डाइमिथाइल सल्फेट, ठीक है, और डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल एमाइड, और या टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन, टेट्राहाइड्रोफ्लोरान, ठीक है, या एसीटोन मिलता है, तो यह जो है आपका क्या होगा, यह एप्रोटिक होगा। क्या होगा, एप्रोटिक। अगर ऐसा किसी सॉल्वेंट में मिलता है तो यह सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा, SN2 रिएक्शन। किसको, SN2 रिएक्शन को। ये ऐसे याद रखिएगा कि SN2 रिएक्शन कौन कौन से सॉल्वेंट फेवर करते हैं, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं। किसको, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हुआ आपका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी आपको बताया हूं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लिखने की लाइन नोट कर लीजिए इसको भी, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल को भी।
यानी भगाने के लिए मोटा आदमी जरूरी है। अगर कोई ग्रुप किसी से भगाना है, जैसे मान लीजिए आप ही जो है, अगर मैं जाऊं किसी जो है दमदार आदमी से लड़ूं तो क्या मैं जीत सकता हूँ? मुझसे मोटा आदमी हो, मैं जाकर तो लड़ूं तो जीत सकता हूँ? मैं अपने दुबले आदमी से लड़ूंगा तभी जीत पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम हमेशा अपने दुबले से ही लड़ेंगे, मोटे से नहीं लड़ेंगे। ठीक है, हाँ। तो मैं तो वैसे दुबला पतला हूँ, तो मैं कहाँ जाकर के किसी मोटे से लड़ूंगा भाई? जान की दावत थोड़ी देना है हमने, आए? ठीक है, तो दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये लास्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या? न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये जो है, न्यूक्लियोफाइल जो है वही रिमूव करता है, वही जो है अटैक करके लिविंग ग्रुप को हटाता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि यही तो हटाएगा। डाका डालने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। डाका किसी घर में डालेगा? हाइलाइट्स के। किसके? हाइलाइट्स के। तो जब न्यूक्लियोफाइल मजबूत होगा, न्यूक्लियोफाइल मजबूत होगा तब तो हाइलाइट्स के घर में डाका डाल करके हाइलाइट जो उससे लिविंग ग्रुप होगा उसको निकाल सकता है? नहीं तो पकड़े जाने पर क्या होगा? उसको बांस की पिटाई हो जाएगी और जेल में बिठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तभी डाका डाल सकता है, नहीं तो डाका नहीं डाल सकता। ठीक है, तो आप यहां लिख लेंगे इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये था आपका SN2 रिएक्शन और ये था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN2 रिएक्शन। अब यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुई। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। हालांकि मैं आपको बता दिया हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री, लेकिन उसका एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल दे करके आपको बता दूंगा कि हाँ ऐसे ही होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको यही याद रखना है कि SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। ठीक है, तो आप जो है अच्छे तरीके से SN2 रिएक्शन को याद कर लीजिए या जो है पढ़ लीजिए। रटने की जरूरत नहीं है, मैं रटना नहीं बताया हूँ कि आप रट लीजिए। आपको हर एक स्टेप समझाया गया, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अगले तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप मिलेंगे अगले लेक्चर में और अगले नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन और एक नीट का सवाल है जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड था। नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको मैं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो नीट बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, जो इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री है 11th और 12th की, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो नीट आपका बहुत टफ नहीं है। ठीक है, ये मेंस या नीट ये बहुत टफ नहीं है, बस आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है 11th और 12th की केमिस्ट्री। ठीक है, हाँ, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे आप तो इसको पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।